इंडियन ज्योग्राफी 5 यूनिट, पांचों यूनिटों के अंदर फर्स्ट भौतिक विशेषताएं, फिजियोग्राफिक करेक्टर, पहली फिजियोग्राफिक करेक्टर भारत के क्या क्या है, भौतिक विशेषताएं क्या क्या, ये वाला भाग है। सेकेंड यूनिट है मानसून प्रणाली, तीसरी यूनिट है अपवाह तंत्र, ड्रेनेज पैटर्न, चौथी यूनिट प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, और पांचवी यूनिट एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन। ये 5 इंडियन ज्योग्राफी के आपके यूनिट है। फर्स्ट फिजियोग्राफिक करेक्टर क्या है भारत की, मानसून प्रणाली क्या है, थर्ड ड्रेनेज पैटर्न क्या है भारत का, नेचुरल वेजिटेशन और ऊर्जा संसाधन। इनमें जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो एक तो इसका और दूसरा इसका, 3 क्वेश्चन तो इन 2 यूनिट में से आते हैं। टोटल 4 या 5 क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी के आते हैं। उसके बाद इनमें से एक एक इनमें से आते हैं। कई बार इस वाले भाग से नहीं आते, तब इस वाले भाग से 3 क्वेश्चन आते हैं। फिक्स नहीं है कि 5 आए, 4 भी आ सकता है, 6, 7 भी आ सकते हैं। तो सर्वाधिक जो वेटेज वाला है वो फर्स्ट और थर्ड यूनिट है, फिर बाकी वाले में से लगभग एक एक क्वेश्चन आता है। लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके केवल सेकंड ग्रेड में नहीं है, कोई दूसरे जो भी सब्जेक्ट है जहाँ पर ज्योग्राफी पोर्शन है उसके अंदर ये कॉमन यूनिट है जो सभी के अंदर लगभग आते हैं। इसलिए अपन इन 5 यूनिटों को अच्छे से, और इससे पहले भारत का थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला भाग है वो करते हैं। भारत का शेप, साइज एंड लोकेशन, भारत किस प्रकार का आकार में दिखता है और कौन से अवस्थिति के अंदर स्थित है, वो वाला भाग। पहले इन 5 से हटकर हेडिंग लगाना है भारत की आकार और अवस्थिति। भारत का आकार, शेप एंड अवस्थिति, लोकेशन। भारत का शेप किस प्रकार का है, शेप से जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। ये बेसिक यूनिट है जो आगे वाले 5 यूनिट के अंदर अपने काम आएगी, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। भारत की शेप, साइज एंड लोकेशन वाला भाग। ज्योग्राफी के अंदर अपन शुरुआत एकदम 0 वाले भाग से करते हैं। शुरू के अंदर 1-2 दिन थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहेगा, फिर आपकी आदत और मेरी आदत बराबर हो जाएगी, फिर थोड़े इजी हो जाएंगे। हाँ, नहीं, क्लासेस ज्यादा रेगुलर नहीं हो पाएगी। उसका कारण है कि अभी क्या है, राजस्थान सरकार नई सरकार चुनने में लगी और मैं कहीं काम पे लगा हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, इसलिए बीच बीच में छुट्टियां अभी कम मिलेगी। इलेक्शन के बाद फिर रेगुलर। अभी तो शायद आज और कल 2 ही क्लास हो पाएगी, फिर 28 से लेकर 8 तक रेगुलर क्लास होगी, फिर छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद जब तक इलेक्शन से फ्री हो जाएंगे फिर आपकी क्लासें रेगुलर रहेगी। अभी थोड़ा व्यवधान रहेगा। चलो, पहले शुरुआत वाला भाग, भारत को अपन इस ग्लोब के अंदर ढूंढते हैं कि भारत इस ग्लोब में कहां पर है। जो ग्लोब वाला भाग है उसके अंदर भारत की स्थिति कहां पर है, ग्लोब के अंदर किसी भौगोलिक स्थान को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, कैसे ढूंढा जाता, हम कहां खड़े हैं, या कोई किसी स्थान पर खड़ा तो उसको किस प्रकार से वो बता सकता है कि मैं इस भाग में खड़ा हूं। संपूर्ण ग्लोब, जिसको हम पृथ्वी का मॉडल कहते हैं,
ये 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ है, यानी इसका टोटल एरिया कितना है, इतने एरिया के अंदर अपनी ये गोला जो पृथ्वी वाला है ये पूरा फैला हुआ है। इस 51 करोड़ के अंदर कुछ भाग ऐसे हैं जो पानी से बाहर निकले हुए हैं, कुछ भाग ऐसे हैं जो पानी के अंदर है। जैसे ये वाला भाग पानी से बाहर निकला हुआ यहां से, इसके नीचे वाला भाग पानी से बाहर निकला हुआ है, यहां वाला भाग ये पानी से बाहर निकला हुआ है, इसके नीचे वाला भाग पानी से बाहर निकला हुआ है, यहां वाला भाग पानी से बाहर है और इधर वाला भाग भी पानी से बाहर, इसके नीचे वाला भाग। लगभग 7 ऐसे स्थलीय भाग है जो पानी से ऊपर है, बाकी वाला सारे जो भाग पानी से बाहर निकले हुए हैं, इन बाहर निकले हुए भागों का टोटल एरिया है वो 14.84 करोड़ है। यानी इस पृथ्वी पर जो स्थलीय भाग है जिसको लैंड एरिया कहते हैं वो 14.84 करोड़, या इसको कहा जाता है 29.1%, लगभग 29.1% का भाग बनता है। बाकी वाला सारा भाग पानी से ढका हुआ है, इस वाले भाग के अंदर पूरे के अंदर पानी भरा हुआ है। तो पानी से ढका हुआ एरिया कितना, तो 51 में से उसको निकाल लो, पीछे बचा वाला भाग पानी से भरा हुआ है वो है 36.16 करोड़, या इसको कहा जाता है 70.9% भाग। टोटल ग्लोब, उस ग्लोब के अंदर कितना लैंड एरिया, उस लैंड एरिया के अंदर भारत वाला जो स्थलीय भाग है वो कहां पर है, पहले तो भौगोलिक रूप से कहां पर है, फिर इसका एरिया कितना है। इस ग्लोब के अंदर कोई भी स्थान कहां पर है उसकी अवस्थिति दर्शाने के लिए हमने क्या कर दिया, ग्लोब के कुछ पार्ट्स बना दिए। कैसे, ग्लोब के बीचों बीच वाले भाग से एक रेखा खींच दी, आधा ग्लोब ऊपर आधा ग्लोब, गोले का आधा भाग है इसलिए उसको कह दिया गोलार्ध, ये भी गोलार्ध। ये गोले के ऊपर वाला भाग है इसलिए इसको क्या कह दिया, उत्तरी गोला अर्ध, यानी उत्तर वाला आधा गोला, और नीचे वाले को क्या कह दिया, ये दक्षिण वाला आधा गोला, ऊपर वाला उत्तर वाला आधा गोला, इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। भारत को अपने को ढूंढना है कि इस वाले भाग में कहां पर, इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। इस गोले को अपन ने बीच में से ऐसे तो 2 भाग बना दिए, अब इस भाग में कहां पर हूं, यहां पर हूं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इस स्थिति को क्लियर करने के लिए हमने इसको खड़ा भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया। हालांकि ये पूरा एक यूनिट है अक्षांश और देशांतर का, अपन उसमें नहीं जाकर जो अपने काम की बात है, जो इस 5 यूनिट के अंदर जो काम आ सकती है उनको देखते हैं। इसलिए इसको खड़े में भी 2 भाग कर दिए। खड़े में कैसे 2 भाग कर दिए, अगर फुटबॉल हो तो चारों तरफ से कहीं भी लाइन खींचो वो तो 2 भाग बराबर करती है। अगर अपने पास कहीं ग्लोब हो तो वो कहीं पर घुमाओ, अगर खड़ी लाइन खींचोगे तो 2 ही भाग होगा, चाहे इधर से खींचो चाहे उधर से खींचो, किधर से भी खींचो। तो जो लाइन खींची गई है वो उस समय का जो प्रधान देश था, कौन सा, जिसकी तूती बोलती थी, जिसका राज चलता था दुनिया के अधिकांश जगहों पर, इंग्लैंड, उसी के देश से खींची गई। इंग्लैंड का एक देश है, शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच, इसलिए इस लाइन का नाम रख दिया ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा ये क्या करती है, इस ग्लोब को खड़े रूप में 2 भागों में बांटती है। इस लाइन के इधर वाला पूर्वी भाग और इस लाइन के इधर वाला, यानी ये पूर्व का आधा गोला और ये पश्चिम का, तो इसको क्या कह दिया, पूर्वी गोला अर्ध, और इसको बोल दिया पश्चिमी गोला, यानी पूर्वी गोलार्ध। और अब संपूर्ण ग्लोब को अपन ने 4 भागों में बांट दिया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, और इस पूरे भाग के अंदर भारत कहां पर है, तब भारत की स्थिति इस वाले भाग के अंदर, यहां वाला भाग, ये वाला जो क्षेत्र है ये भारत है। तो भौगोलिक रूप से भारत इस ग्लोब के अंदर कहां पर है, उत्तर, उत्तर। पहला जो आपको याद रखना है, भारत के बारे में जब भी लाइन लिखते हो तो भारत इस ग्लोब के अंदर उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है।
तो भारत को अपन ने यहाँ तो ढूंढ लिया कि ये इस 4 भागों के अंदर, इस बड़े से गोले के अंदर हम यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर भी इस लाइन के पास है, यहाँ पर है, या एकदम ऊपर वाले भाग में है, या इस लाइन से इधर वाले भाग में हम कहाँ पर है। इसलिए कुछ काल्पनिक रूप से हमने रेखाएं मान ली गई है, खींची गई नहीं है, वो केवल ग्लोब पे ही खींची गई है। धरातलीय भाग पर किसी भी भाग पर ऐसी रेखाएं नहीं है, लेकिन ग्लोब पर उस स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है। ग्लोब का एक पूरा बना लिया, उस पर हमने काल्पनिक रूप से कुछ रेखाएं मान ली गई है। कैसी मान ली गई है, तो इस स्थान को और क्लियर करने के लिए अच्छा कुछ कॉमन बातें हैं वो ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, ये इसके बीचों बीच वाली रेखा खींच दी। कैसे खींची, आधा पृथ्वी ऊपर और आधा नीचे, यानी बीच का ऐसा स्थान जहां पर सूर्य हमेशा ही क्या रहता है, उसके सीधा रहता है। इस वाले भाग पर वर्ष भर सूर्य की किरणें, और ये 2 पोर्शन ऐसे हैं जहां पर वर्ष में कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं होगी, यानी यहाँ पर सर्वाधिक तिरछी और यहाँ पर सर्वाधिक सीधी। तो ये वाला भाग सर्वाधिक गर्म और ये वाला भाग सर्वाधिक। अगर कोई कहे कि मैं यहां पर खड़ा हूं, तब मैं इसको बोलूं क्या, कोई बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं बोलूं क्या। इसलिए हमने क्या कर दिया, इस गोले के अंदर कुछ काल्पनिक रेखाएं मान ली गई। कैसे मान ली गई, ये बीच वाली लाइन, इसको हमने नाम दे दिया 0। शुरुआत हमें यहीं से करनी है, इसलिए इस लाइन को दे दिया नाम 0। अब 0 से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, 0 से नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे। मान लो यहाँ पर अपन एक लाइन, फिर इसके ऊपर, इस प्रकार से लाइनें ड्रॉ करते करते हम ऊपर तक भाग तक चले गए। इन लाइनों की कुल संख्या 90 आई। यहाँ से 0 से शुरू किया, फिर 1 2 ऐसे बोलते बोलते ऊपर वाले भाग तक कितनी आ गई। ऐसे ही नीचे वाले भाग में भी इसकी टोटल संख्या कितनी आ गई, 90। अब इन लाइनों के आधार पर कुछ तो स्थिति क्लियर होगी। कैसे क्लियर होगी, यहां पर 90, यहां पर ये 10, मान लो 20 30 40 50 60 80 और लास्ट वाली 90। ऐसे ही ऊपर वाले भाग में, और ये वाली 90। अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं ऊपर वाले भाग में 60 डिग्री के पास खड़ा हूं, तो आपके दिमाग में होगा ऊपर वाले में आधे से थोड़ा ऊपर की ओर है। अगर मैं कहूं ऊपर वाले भाग में मैं 80 डिग्री के पास खड़ा हूं, यानी एकदम ऊपर वाले पोर्शन के पास में खड़ा हूं। मैं कहूं नीचे वाले भाग में मैं 10 डिग्री के पास हूं, तब ये है कि इस ऊपर वाले आधे गोले में नहीं है, नीचे वाले में मेन लाइन के पास में खड़ा हूं। ये जो रेखाएं खींची जाती है, ये उस स्थान की सूर्य के सापेक्ष स्थिति बताने का काम करती है। सूर्य के सापेक्ष का मीनिंग क्या है, कि इस वाले भाग में तो सूर्य हमेशा सीधा रहता है। अगर यहां पर होगे तो आपका रंग है वो अच्छा सुंदर काले वाला होगा, और इससे अगर ऊपर जैसे जैसे जाओगे आपका रंग क्या होता जाएगा, थोड़ा साफ होता जाएगा। अगर कोई कहे मैं ऊपर वाले भाग में 60 से लेकर 70 डिग्री अक्षांश के पास रहता हूं, अपने दिमाग में आ जाता है एकदम कैसा होगा, सफेद जग, जिसको गोरे लोग कहा जाता है, उनका एरिया यहां पर है। हल्का जो जलवायु का निर्धारण है उसके आधार पर इन पोर्शनों को ध्यान रखना है। अगर कोई यहां पर है कैसा होगा, एकदम अफ्रीकी हफ्सी जैसा सुंदर, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे उसका कलर क्या होता जाएगा, हल्का सा साफ होते होते एकदम ठंडे इलाकों के अंदर उसका कलर साफ है। अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास रहता, तो अपने को लगता है एकदम धुला होगा, सफेद बुगले जैसा। जैसे जैसे नीचे है तो इससे क्या हुआ, सूर्य के सापेक्ष लगभग हमें उस स्थिति के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया। मैं कह दूं मैं 8 से लेकर 30 के बीच में हूं, तो आपको लगेगा गोरा तो नहीं है, आपको ये तो लगेगा ना वो गोरा तो नहीं है, कैसा है, काले से थोड़ा ठीक ठाक होगा, काले से थोड़ा ठीक ठाक होगा। एकदम काला भी नहीं है क्योंकि काले वाले क्षेत्र को छोड़कर आगे चला है, एकदम ठंडा भी नहीं है इसलिए सफेद भी नहीं है। मैं बीच वाला कोई भी अक्षांश बोलूं तो ये अक्षांश क्या करता है, सूर्य के सापेक्ष उस स्थान की स्थिति को बताने का काम करता है, और सूर्य क्या करता है, आपके रंग को डिसाइड करता है। फिर ये रेखा तो पहले आपने खींची हुई आधा इधर वाला, अगर मैं कहूं
इस वाली लाइन में मैं 50 डिग्री उत्तर वाले भाग में खड़ा हूं। कहां पर खड़ा हूं? यहां ये लाइन तो पूरी है, इसलिए ऊपर वाले भाग में या जो खड़ी स्थिति है उसकी स्थिति को क्लियर करने के लिए समय के साथ उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा, ऐसी हमने कुछ खड़ी लाइनें खींच दी। इन लाइनों के भी हमने नंबर दे दिए। अब क्या होगा, लगभग हम उस स्थान की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दे सकेंगे। जो खड़ी लाइनें खींची गई है इन लाइनों को कहा जाता है देशांतर रेखाएं, और जो लेटिवी है वो है अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं और ये वाली जो लाइनें है ये कहलाती है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कितनी है? 0 से 90 ऊपर और 0 से 90 नीचे। ऐसे ही हमने देशांतर खींची तो ये वाला भाग 0 है। अब इससे इधर वाले भाग में 1, 10, 20, 30 खींचते खींचते गए, घूमकर वापस इधर आ गए, यहां से गए आगे तक गए, फिर यहां से भी गए, इस साइड में गए, कहां तक जा सकते हैं? तो इस 0 से लेकर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो तो क्या करती है, चारों तरफ गोल गोल घूमती भी चलती है, लेकिन देशांतर रेखाएं हैं वो क्या करती है, एक ही तरफ एक ही वाले भाग में चलती है, इसलिए पूर्ण सर्कल नहीं बनाती, वो हाफ सर्कल बनाती है। तो देशांतर रेखाओं के अंदर यहां से चलते चलते गए, कहां तक गए? तो 179 तक जा पाए। जितना उधर गए उतना इधर भी गए, तो इधर वाले भाग में भी क्या आ गई, दोनों तरफ से 179 आ गए। बीच वाली लाइन दोनों के बीच की कॉमन लाइन हो गई, जिसको बोलते हैं 180। अब ये वाले क्या हो जाएंगे, पूर्वी देशांतर, और उधर वाले क्या हो जाएंगे, पश्चिमी देशांतर। भारत की अपन क्या कर रहे हैं, लोकेशन ढूंढ रहे हैं कि भारत किस स्थिति के अंदर, पश्चिमी देशांतर। अब हमारे पास काफी स्थिति क्लियर हो गई। कोई दो बातें अगर कह दे, मैं 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री पूर्वी देशांत, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में खड़ा हूं, तो दोनों लाइनें जहां क्रॉस होगी वहां पर खड़े हो आप। जैसे मान लो 30 डिग्री ये वाली लाइन है, उत्तर वाले में ये, और 30 इसके 10, 20 और 30 ये, जहां पर ये लाइनें मिल रही है वहां पर खड़े हो। अब आपकी जो भौगोलिक स्थिति है इन काल्पनिक रेखाओं के आधार पर लगभग क्लियर हो जाती है। कैसे क्लियर हो जाती है? एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर औसत रूप से। प्रत्येक अक्षांशों के बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर। लेकिन जहां से यहां से शुरू करते हैं ऊपर की ओर जाते हैं तो अक्षांशों के बीच की दूरी हल्की हल्की बढ़ती जाती है। ये तो एवरेज है 111। तो जो विषुवत रेखीय इक्वेटोरियल एरिया है वहां पर अक्षांशों के बीच की दूरी 111 नहीं है, वहां पर तो 110.6 है, 110 किलोमीटर और 600 मीटर। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इन अक्षांशों के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ते बढ़ते जो हाईएस्ट अक्षांशों के बीच की दूरी है वो पोलर एरिया के पास में है, वहां पर ये 111.7 किलोमीटर हो जाती है। औसत रूप से माना जाता है कि प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। यानी देखो, मैं यहां पर हूं, मैं यहां पर हूं, इन दोनों के बीच में 111 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मैं कह दूं मैं 0 और 1 के बीच में खड़ा हूं। अब आप सोचोगे नहीं 111 किलोमीटर में कहां पर है, 111 किलोमीटर में किस वाले भाग में है? तो अपने को क्या करना, 111 किलोमीटर के बारे में हमारे पास क्लियर जानकारी नहीं है। 111 में मैं यहां भी हो सकता हूं, मैं यहां भी हो सकता हूं, मैं बीच वाले भाग में भी हो सकता हूं। इसलिए हमने क्या कर दिया, प्रत्येक अक्षांश को और छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे? मान लो ये दो कोई अक्षांश है, ये वाला 50 डिग्री अक्षांश और ऊपर वाला 51 डिग्री, इनके बीच का डिस्टेंस कितनी, 111 किलोमीटर। अब इस 111 में कहां पर हूं इसको पता करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसके छोटे छोटे और पार्ट्स बना दिए। कितने पार्ट्स बना दिए? 60 भाग बना दिए हमने, 60। एक अक्षांश के बीच में हमने 60 पार्ट बना दिए। एक अक्षांश में कितने किलोमीटर, 111। 111 को 60 से डिवाइड कर दो तो प्रत्येक जो छोटा भाग बनाया गया उसके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। कितनी आती है? लगभग 2 किलोमीटर से थोड़ी कम। लगभग इन जो अक्षांश को और छोटे भागों में बांटा गया इनको कहा जाता है मिनट।
जो अक्षांश के बीच में हमने ये पार्ट्स बनाए, ये सारे क्या कहलाते हैं? 1 डिग्री अक्षांश के अंदर कितने मिनट बना दिए हमने? 60। जब भी आगे वाला आंकड़ा लिखे तो इन थोड़े थोड़े आंकड़ों को ध्यान रखना। हाँ, वो आपने थोड़ी गलत पढ़ी है। कैसे पढ़ी है मैं बता रहा हूं, सुन लो। हाँ नहीं, 81 है, बात सही बोल रहे हैं, पर पढ़ी कैसे मैं बता रहा हूं, सुनो आप। यहां से लेकर ऊपर कितनी है? यहां से लेकर नीचे कितनी है? और 1 0 खुद कितने हो गए? 181 ही होती है, 180 नहीं होती। 180 तो ये 2 हो जाता है, फिर 0 उसमें और काउंट करो तो 181। पहले इसको सुन लो, फिर उनमें कितनी संख्या वो भी बता दो। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस। इस 111 किलोमीटर डिस्टेंस को भी हमने क्या कर दिया? छोटे छोटे पार्ट्स में बना दिया। और कितने भाग बना दिए उसके? इन 60 भागों को, प्रत्येक भाग को कहा जाता है मिनट। अगर कहीं पर लिखता हूं मैं क्या? 7 डिग्री 45 मिनट, 7 डिग्री और 45 मिनट, मतलब क्या हुआ? ये 7 डिग्री है और ऊपर वाला 8 डिग्री है। इसके अंदर 45 मिनट का मीनिंग है कि पहले 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, यानी तीसरे हिस्से के पास हूं मैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तब तीसरे हिस्से के पास मेरा 45 मिनट वाला भाग आएगा, यानी मैं किसके नजदीक हो जाऊंगा? 8 डिग्री अक्षांश के पास। ये केवल उस स्थान की स्थिति को कितना क्लियर किया जा सकता है, इसलिए ये भाग खींचे गए हैं, बनाए गए हैं। फिर अब प्रत्येक भाग कितना आ गया? मिनट, लगभग 2 किलोमीटर। 1 मिनट कितना आ रहा है? लगभग। लाइन समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? ज्यादा किसके समझ में आई? हाँ बोलो आप। नहीं, जिसको ज्यादा समझ में आई उसे वापस पूछते हैं कि ज्यादा कहाँ कहाँ आई आपको। देखो, अपने पास टोटल किलोमीटर कितने हैं? 111। हल्का सा इन लाइनों को समझना है, एकदम इजी। जहां समझ में नहीं आता है वहां मौन नहीं रहना है, बोल सकते हो आप, आराम से बोल के पूछ सकते हो। 111 किलोमीटर, 111 को हमने क्या कर दिया? 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप इजीली समझने के लिए, अगर 111 नहीं होकर ये 120 होता, 60 का भाग 2 बार चला जाता, यानी प्योर 2 किलोमीटर आ जाता प्रत्येक। वो 2 किलोमीटर से थोड़ा कम है, अपन राउंड फिगर में उसको मान रहे ये 2 किलोमीटर है, यानी 1 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर। 1 मिनट तो मिनट है, उसमें कितना गैप? 2 किलोमीटर का मतलब कितना गैप? 2000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 2000 मीटर। 2000 मीटर का तो दूर व्यक्ति अपने को दिखाई नहीं देता। अगर कोई आदमी हमसे 2 किलोमीटर दूर है तो वो हमें दिखाई नहीं देता। हमने क्या कर दिया? उसके भी और छोटे पार्ट कर दिए। ये 2000 मीटर वाला भाग है, इसको भी हमने क्या कर दिया? 60 भाग और बना दिए। इसके भी हमने क्या कर दिए? अब 2000 मीटर के 60 भाग, तो एक भाग कितने मीटर का हो जाएगा? 60 का 2000 में भाग दे दो, कितने मीटर आ जाएगा? किसी को भाग देना आता है कि नहीं आता है? लगभग 30 से 35 मीटर के बीच में। 30 से 35 मीटर कितना? यहां से वो इजीली हमें दिखाई दे सकता है, ऐसी स्थिति। अक्षांश के पास में मिनट, और मिनट के पास में जो और छोटा भाग है उसको कहा जाता है सेकंड। जो इसका सबसे छोटी यूनिट इकाई मानी जाती है उसको कहा जाता है सेकंड। और सेकंड के अंदर हम इसमें 2 ऊपर डैश लगाकर लिखते हैं, और यहां तक आते आते उस स्थान की स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप खड़े होकर उसको चारों तरफ से देख सकते हो। किसी भी स्थान की स्थिति को एकदम क्लियर करने के लिए हमने इस ग्लोब के अंदर कुछ काल्पनिक रेखाएं मानी। उन काल्पनिक रेखाओं के हमने सब डिवीजन किए, उस सब डिवीजन के भी हमने और डिवीजन करके लगभग उस स्थान की स्थिति को, कहाँ आप खड़े हो, गूगल आपको बताता ना, लोकेशन बताता कहाँ खड़े हो, वो इसके आधार पर ही तो धीरे धीरे चलकर आपके पास आ जाता कि आप यहाँ पर खड़े हो। और इसके आधार पर लगभग आप 10 से 20 मीटर दूरी तक उस स्थान की स्थिति को क्लियर कर सकते हो, अक्षांशों के आधार पर या देशांतरों के आधार पर। मैं कहूँ 7 डिग्री 45 मिनट और 7 सेकंड पर कोई स्थान या कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है,
तो अब इसको ढूंढो, कहाँ ढूंढे, यहाँ से ये पहली, ये 10, मान लो ये वाला 7 है और ये वाली 8 है, दो कोई अक्षांश है 7 और 8, आप 7 से तो ऊपर हो 45 मिनट, यानी 8 की तरफ हो, ये वाला मान लो यहाँ पर आ जा, यहाँ पर भी आपने क्या कर दिया, इसके 60 पार्ट्स कर दिए छोटे छोटे, और कितने पार्ट्स पे खड़े हो आप, 7, यानी शुरू होते ही खड़े हो। अगर यहाँ पर 45 मिनट होता है यानी लगभग लास्ट तक चले जाते हैं, शुरू होते ही खड़े हो, इसलिए प्रत्येक अक्षांश को डिग्री, मिनट और सेकंड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और यहाँ तक प्रदर्शित करते करते उस स्थान की जो वास्तविक स्थिति है वो हमारे पास आ जाती है। अक्षांश तो सूर्य के सापेक्ष उस स्थान की स्थिति को बताते हैं, देशांतर सूर्य के सापेक्ष उस स्थान का समय क्या होगा उसको बताते हैं। अगर कोई स्थान इधर है तो वो समय में आगे है, और अगर कोई स्थान इधर है तो समय में पीछे। पूरे टोटल कितने देशांतर होते हैं, देखो 179 तो इधर वाले कौन से, पूर्वी देशांतर, 179 किधर वाले, पश्चिम वाले। कितने होते हैं ये टोटल, 358, 358 होते हैं, नहीं होते तो जोड़ के देख लेना। टोटल 358 देशांतर तो ये हो गए। अब एक कौन सा हो गया, ग्रीनविच वाला, एक ये हो गया, एक कौन सा हो गया, 180 वाला जो पीछे की तरफ खड़ा है, 180 उधर, एक इधर, दो ये और ऐड हो गए तो कितने हो गए टोटल। तो देशांतर तो 360 है, लेकिन अक्षांश कितने हैं, 181, 181। क्यों, क्योंकि 90 ऊपर 90 नीचे और एक जीरो एक्स्ट्रा है उसमें। इसमें क्या हो गया, जो जीरो है वो दोनों तरफ कॉमन है, 180 है वो दोनों में कॉमन है, 180 दो थोड़ी है, दोनों में शामिल हो रहा है, इसलिए उसकी संख्या कम होने के कारण जो एक एक्स्ट्रा हो रहा था वो वापस जाकर 360 हो गए। अब हमारे पास इस पृथ्वी को हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया। अब इस पार्ट्स के अंदर हम भारत को आसानी से या किसी भी स्थान को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है कि भारत के हमें अक्षांश याद रखने। भारत 8 से लेकर 37 के बीच में है। भारत तो 8 का मतलब यहाँ, 37 का मतलब यहाँ मान लो। भारत इस वाले भाग के बीच में खड़ा है। अच्छा, भारत इस वाले भाग के बीच में खड़ा तो हम समझ सकते हैं विषुवत रेखा से थोड़ा ऊपर, अफ्रीकियों से थोड़े गोरे, यूरोपियों से थोड़े काले। हम गोरे नहीं हैं, हम गेहुआ कलर है। अगर किसी को गलतफहमी है कि मैं गोरा हूं तो वो किसी यूरोपीय को देख ले ताकि अपनी अकल वापस नॉर्मल हो जाए। तो हम गोरे की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, हमारा कलर एकदम साफ नहीं है, हम दोनों का मिक्सचर है, ना काले है ना, सबके साथ यही स्थिति है। काला भी है तो कोई वो ये नहीं सोचे कि मैं काला हूं। अगर उसको काला देखना तो अच्छे से अफ्रीकी की किसी को देखे तो उसको तसल्ली हो जाती है कि काले तो ऐसे होते हैं। और अगर कोई गोरा है उसके मन में कि नहीं मैं ज्यादा गोरा हूं तो वो किसी यूरोपीय को देख ले ताकि उसको लगता है कि गोरे तो ऐसे होते हैं, हम जैसे नहीं होते। अब इसके अंदर भारत, पहली लाइन तो अपने पास आ गई, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहां पर है, ये तो लाइन याद आ रही है ना, इस मैप से याद रखना। ज्योग्राफी पूरी की पूरी मैप से पढ़नी है। अगर मैप पर पूरा ध्यान रखोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। अगर मैप पे ध्यान नहीं रखोगे, लाइनें लिखोगे तो सारी की सारी बातें आपको रटनी होगी। और ज्योग्राफी रटने में सबसे टफ है, ज्योग्राफी रटने में सबसे टफ है। हिस्ट्री रटने में इजी है, बाकी रट के काम चला सकते हो, इसको रट के काम नहीं चला सकते। जैसे ही रटोगे लाइन को थोड़ा ही चेंज करते ही आपके तो काम हो जाता है। अब अपन इसके अंदर जो विश्व का मैप बनाया है, इस मैप के अंदर अपन भारत वाले भाग को देखते हैं कि भारत कहां पर है। भारत जो पूरा ग्लोब था उस ग्लोब में 8 डिग्री से शुरू होता है। 8 डिग्री यानी विषुवत रेखा से थोड़ा ही ऊपर। कितना ऊपर, 8 को 111 से मल्टीप्लाई कर लो। एक अक्षांश में कितना गैप था, और हमारे पास हम उस लाइन से कितने ऊपर है, 8 डिग्री। तो कितना हो गया, लगभग
800 850 किलोमीटर के 900 किलोमीटर के करीब है हम। विषुवत रेखा से थोड़े ही ऊपर 900 किलोमीटर तक ऊपर है। फिर कहाँ तक है? अच्छा, इस जगह को याद रखना कि भारत का कौन सा भाग सबसे ऊपर है, कौन सा सबसे नीचे है। तो नीचे वाले भाग में तो कन्याकुमारी, ये भारत की मुख्य भूमि का भाग है। भारत का दक्षिणतम बिंदु नहीं है, दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर द्वीप समूह आएगा उसका होगा, लेकिन भारत की जो मेन लैंड है, मुख्य भाग है, उसका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। यहां पर है कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। और यहां पर सबसे ऊपर वाले भाग में गिलगित क्षेत्र है। इस गिलगित क्षेत्र के अंदर जो बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल। कितने अक्षांश पर है? 37 डिग्री। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ? कितने अक्षांशों में भारत फैला हुआ है? 37 में से 8 निकाल दो। 37 डिग्री 6 मिनट है, इसमें से क्या निकालना है? 8 डिग्री। तो 6 मिनट में से 4 मिनट गए तो 37 में से 8 गए, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कितने लेटीट्यूड के अंदर ये फैला हुआ है? 29 डिग्री 2 मिनट। अगर आपको यहां पर किलोमीटर निकालने तो क्या करना? 29 को 111 से मल्टीप्लाई कर लो, तब ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में, या 29 डिग्री 2 मिनट उत्तर से दक्षिण में अक्षांशीय विस्तार है भारत का। सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल गिलगित क्षेत्र। कन्याकुमारी किसका भाग है? तमिलनाडु का। ये तमिलनाडु का भाग है। ये गिलगित क्षेत्र है जिसको हम पीओके क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं। गिलगित क्षेत्र भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ये आता है। इस बेल्ट का नाम है गिलगित क्षेत्र। इसके अंदर इंदिरा कॉल 3214 किलोमीटर या 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशीय विस्तार में भारत का विस्तार है। अब पूर्व पश्चिम कितना? तो भारत के अंदर जो सबसे पूर्वी भाग है, इस लाइन को थोड़ा सा, ये कच्छ वाला भाग ज्यादा बार है, सौराष्ट्र वाला भाग थोड़ा अंदर है। जो बार भाग है ये है। यहां पर जो बिंदु है उसका नाम है गोरे मोती या गौर मोती। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे वेस्टर्न पॉइंट है कच्छ वाले भाग में। कच्छ डिस्ट्रिक्ट, उसी का एक भाग है गौर मोती। कितने पर है? तो 68 डिग्री 7 मिनट। क्या? पूर्वी देशांतर। अक्षांश कौन से? उत्तरी अक्षांश। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, यही तो लाइन लिखी थी, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। तो जो अक्षांश लिखा जाएगा वो सारे उत्तरी अक्षांश लिखा जाएंगे, और देशांतर लिखे जाएंगे वो सारे पूर्वी देशांतर। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, हाँ, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की जो जगह है उसका नाम है किबिथु। कितने पर है? तो 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना? 97 में 68 निकाल लो। 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 7 मिनट निकालो, 18 मिनट, और इधर भी 29 मिनट। ये मिनट छोटा लगाना। भारत का देशांतरीय विस्तार किबिथु से लेकर गौर मोती तक है वो 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरीय विस्तार है। अच्छा, अक्षांशीय विस्तार अधिक है कि देशांतरीय? देशांतर में 18 तक है, अक्षांश में तो 2 तक ही है। 29 बराबर हो गए, इसको साइड में रख दो। यहां तो 2 डिग्री है, वहां पर, यानी भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार क्या होना चाहिए? क्यों कम होना चाहिए? देशांतर तो अधिक है ना। देशांतर तो अधिक है, कम क्यों? जब तक आपको हर क्वेश्चन के क्यों का जवाब नहीं आएगा, हाँ बोलो। देखो ये बता रहे हैं, सुन लो पहले।
हाँ ठीक है। हाँ नहीं, ऐसे क्यों बोलो, इतना उलझावा क्यों बोलो, सीधा बोलो विश्वत रेखा से ऊपर जाने पर देशांतर आपस में पास आने लग जाते हैं। लाइनें जो खींची कैसी खींची अपन, ये दो थे, यहाँ सीधी रेखा था, ये देखो ये लाइनें क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक चौड़ाई है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इनके बीच की चौड़ाई क्या होती जाएगी, देशांतरों के बीच की चौड़ाई कम होने के कारण देशांतरीय विस्तार तो ज्यादा है, लेकिन किलोमीटर में यहाँ पर दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो देशांतरों के बीच में 111 किलोमीटर का गैप है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे देशांतरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, और लगभग अगर अपन 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास चले जाते हैं तो देशांतरों के बीच की दूरी 79 किलोमीटर तक हो जाती है। 45 बीच वाला भाग है, 45 अक्षांश के पास चले जाते हैं तब देशांतरों के बीच की दूरी कितनी बच जाती है, 79। भारत वाला भाग कहां से शुरू होता है, 8 से, और यहां पर जो हम देशांतर माप रहे हैं ये कौन सा भाग है, 23.5 से थोड़ा ऊपर वाला, क्योंकि भारत का ये वाला भाग थोड़ा उससे ऊपर लगभग 25 डिग्री तक आते आते देशांतरों के बीच की दूरी वो 107 108 तक हो जाती है, 111 से कम हो जाती है। इसके कारण देशांतरीय अंक अधिक होते हुए भी किलोमीटर में ये कम है, क्योंकि देशांतरों के बीच में यहाँ पर दूरी 111 किलोमीटर नहीं रहकर 107 से 8 हो जाती है। इसलिए यहाँ पर इसके बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 2933 किलोमीटर। ये लाइनें आपको ध्यान रखनी, कौन सी लाइनें, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम अक्षांश, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी अक्षांश किस राज्य का भाग है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण में भारत की अधिकतम दूरी है वो कितने किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम में कौन कौन से बिंदु है, पूरब से पश्चिम में कौन कौन से देशांतर है, इनके बीच की दूरी कितनी है, कितने देशांतरों में भारत फैला हुआ है, जो अल्टीमेट बिंदु है वो कौन से राज्य का भाग है, ये तो गुजरात का भाग है, और वो किसका भाग है, अरुणाचल प्रदेश का। ये लाइनें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। अब आपको इससे पहले वाले भाग बना लेने हैं। पहले थोड़ा सा ये बना लो ताकि आपके पास ये हो जाए, संपूर्ण ग्लोब कितना, ग्लोब के अंदर लैंड एरिया कितना, ग्लोब के अंदर वाटर बॉडी वाला भाग कितना, जलीय भाग कितना, जो 14.84 करोड़ है इसके पास लिखना स्थलीय भाग, लैंड एरिया, ये वाला इसके पास लिखना है जलीय भाग। संपूर्ण ग्लोब 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, इस 51 के अंदर जो स्थलीय भाग, जो जमीन वाला भाग है जिस पर हम खड़े रह सकते हैं, वो भाग तो सिर्फ 14.84 करोड़ ही है। अच्छा, नोट्स आपको सही से बनाने हैं, इसलिए ज्योग्राफी के अंदर आपको मैथ्स टाइप में चलना है। लेफ्ट साइड वाले पन्ने पर सारे मैप बनाने हैं और राइट साइड में उसके सामने उससे संबंधित जानकारी लिखनी है। अगर ज्योग्राफी के अंदर आपको याद नहीं, रटना नहीं है, दिमाग के अंदर उसका पिक्चर रखना है, तो तरीका आपको ये अपनाना है, लेफ्ट वाले में सारे मैप आएंगे। ज्योग्राफी का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां पर आप मैप नहीं ड्रॉ करोगे, सब में मैप ड्रॉ होंगे। तो लेफ्ट वाले पन्ने पर मैप ड्रॉ करना है, राइट में उससे रिलेटेड जानकारियां लिखनी है। इतनी इजी हो जाएगी, लास्ट तक आपको सारा पन्ना निकालते ही क्या है, इधर मैप दिखते ही सामने लाइन दिखेगी तो इजी हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो, यहाँ मैप बना दिया पीछे में लिखते हो, तो आपकी पढ़ने की गति वो लगभग 20% कम हो जाती है। ये टोटल कैलकुलेशन करते हो, अगर मैप के सामने लिखा हुआ नहीं है तो आपकी स्पीड स्लो होती है। इसलिए आप दोनों लेफ्ट और राइट में चलते रहो। लेफ्ट में मैप बनाना है, राइट में लिखना है। हर टॉपिक के अंदर मैप होगा, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दो उसको। अगर किसी ऐसा टॉपिक आ जाए, जैसे मान लो ऊर्जा संसाधन के अंदर कुछ आंकड़े आ रहे हैं, तो वहां पर उसको ब्लैंक छोड़ देना।
आप इसको मैप बनाते रहो, जो लिखी हुई जानकारियां हैं जहां पर थोड़ा क्लियर नहीं है मैं वापस बोलता रहूंगा। इसमें तो क्लियर है, टोटल ग्लोब 51 करोड़, इसके दो पार्ट, एक तो स्थलीय भाग जमीन वाला भाग जिस पर हम खड़े रहते हैं कितना है, तो 14.84 करोड़ या 29% भाग। दूसरा पानी वाला भाग कितना है, तो 36.16 करोड़ या लगभग 70% भाग। इसके अंदर यही बनाना है। सारे महाद्वीप कैसे हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका नीचे वाले भाग में है। जो 7 कॉन्टिनेंट है वो ही स्थलीय भाग से बाहर निकले हुए हैं, बाकी वाले भाग पर जलीय विस्तार है। फिर इसके अगला मैप एक, हाँ 2-3 मैप बनाओ, सारे एक साथ लिखेंगे। लेफ्ट वाला पन्ना मैप से भर लो, राइट वाले में सारी जानकारियां लिख लेंगे। ये हो गया। ये तो भारत है, हाँ भारत की लोकेशन इसमें कहां पर है, तब हमने कहा कि भारत के इस वाले भाग में है। इस पूरे ग्लोब के अंदर भारत कहां पर है, तो इस लाइन के ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर, इस लाइन के नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, इसके इधर वाला भाग ईस्ट हेमिस्फीयर, इसके इधर वाला भाग वेस्ट हेमिस्फीयर। भारत कहां पर है, तो इससे ऊपर और इसके इधर वाले भाग में, तो इससे ऊपर यानी उत्तरी, इसके इधर यानी पूर्वी, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत है। भारत के संबंध में पहली लाइन लिखते हुए आपको लिखनी है, भारत इस ग्लोब के अंदर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लिखना नहीं हो, वो लाइनें लिखवाएंगे, स्लाइड से लिखना। नहीं अभी कुछ नहीं लिखना है। हाँ कौन सी, ये आप सीधी बना लो, थोड़ी तिरछी है। जो उत्तरी गोलार्ध है वो, उत्तरी ध्रुव है वो थोड़ा तिरछा है, दक्षिणी ध्रुव है तिरछा, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ये तिरछी है। चलो अगला एक और मैप निकाल दूं।